नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा बोझ नहीं। जनवरी का महीना था, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर आज धर्मपाल जी बहुत ही परेशान हो रहे थे, जहां हर दिन उनके लिए एक संघर्ष से कम नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वह अपने छोटे बेटे के पास लखनऊ में रह रहे थे। उनका छोटा बेटा मोनू लखनऊ में रहता था। वह दिल के मरीज थे। आज जब सुबह सुबह धर्मपाल जी सोकर उठे तो वह बड़े घबराए हुए थे, क्योंकि आज उन्होंने नींद में ही अपने बिस्तर को खराब कर दिया था। इस समय कमरे का दरवाजा खुला तो उनके छोटे वाली बहू अंदर आई और उसने देखा कि बिस्तर तो खराब हो गया है। तो बहुत गुस्सा करते हुए धर्मपाल जी के ऊपर चिल्लाने लगी और कहने लगी, क्यों पीते हो इतना पानी? चुप, तुमसे बाथरूम तक भी नहीं जाया जाता है और बिस्तर खराब कर देते हो। क्या तुम अपने आप पर थोड़ा भी नियंत्रण नहीं रख सकते हो? पर यहाँ तो इस उम्र में, हे भगवान, अब क्या ही कहूँ। छोटी बहू गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर चली गई और भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। अपनी बहू के कड़वे शब्द धर्मपाल जी के सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन बेचारे क्या कर सकते थे। उनकी नजरें नीचे झुक गई थी। कड़कती सर्दी में भी वह घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से बेहाल हो गए। धर्मपाल जी ने जल्दी जल्दी से उठकर अपने बिस्तर को उठाया और धोने के लिए चले गए। वे अपने आप भी इस बात से बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन उनके बस की यह बात नहीं थी। उन्होंने कौन सा जानबूझकर ऐसा किया था? उनकी बीमारी ही कुछ ऐसी थी कि यह समस्या बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से धर्मपाल जी रात दिन परेशान रहते थे। लेकिन उनकी छोटी बहू तो कमरे से बाहर जाकर भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। रसोई घर में बर्तनों को पटकते हुए बोल रही थी, अब बस बहुत हो गया है। हर दिन यही तमाशा, अब मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। आखिर मैं कब तक सहूं? मोनू, जो सुबह सुबह नहाने की तैयारी कर रहा था, अपनी पत्नी को इतना गुस्सा होते हुए देखकर बोला, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतना चिल्ला रही हो? क्या हो गया? जरा कमरे में जाकर तो देखो, तुम्हारे पिताजी क्या करके बैठे हुए हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे, ऐसा भी क्या कर दिया है उन्होंने, जरा बताओगी भी? अनीता गुस्से में बोली, और क्या होगा, आपके पिताजी ने फिर बिस्तर गीला कर दिया है और अब नहीं हो सकता मुझसे उनका यह काम। मैं तो तंग आ गई हूँ। अब उस कमरे के साथ की साफ सफाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि किसी की गंदगी मुझसे साफ नहीं होती है। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपने पिताजी का कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मोनू अपने काम की वजह से पहले ही परेशान था, फिर तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, क्या करूं अब मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आता है, आखिर यह सब हो क्या रहा है मेरे साथ। अनीता भी मोनू को मायके जाने की धमकी देने लगती है, तो मोनू कहने लगा, तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे भी दो बच्चे हैं, थोड़ा समझदारी से तो काम लो। अच्छा जी, समझदारी भी मैं ही दिखाऊंगी, लेकिन मैं तो तुम्हें साफ साफ बोल दिया है, या तो अपने पिताजी का कुछ करो या फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यह फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रही हूँ। यह बात सुनकर मोनू एक लंबी सी सांस भरते हुए बोला, अरे रुको जरा, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं अभी भैया को फोन कर देता हूँ। आखिर यह जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है। पिताजी को हमारे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। भाभी ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी कैसे हैं या उन्हें कब उनके घर आना है। मैं अभी फोन करता हूँ। जब भी पिताजी को रखने की बारी आती है, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आखिर मैं अकेला इनको कैसे संभाल लूँगा? अभी मैं उनको फोन करके पिताजी को ले जाने के लिए कहता हूँ। इतना कहकर मोनू ने अपने बड़े भाई सोनू को फोन लगाया। दूसरी ओर से लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया।
धर्मपाल जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम मोनू था। उनके दोनों बेटों के बीच लगभग 8 साल का अंतर था। उनका बड़ा बेटा तो अपनी पढ़ाई करने के बाद कानपुर में सेटल हो गया था, जबकि उनका छोटा बेटा हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रहता था। लेकिन धर्मपाल जी की पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद से उनकी बहू ने अपने ससुर की जिम्मेदारी उठाने से साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि अगर उनके 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों की बराबर की जिम्मेदारी है, इसलिए दोनों को ही उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने एक लंबी बहस और तकरार के बाद यह तय किया था कि दोनों भाई बारी बारी से अपने पिता को अपने पास रखेंगे और जितना समय तय किया था उसके बाद वह दूसरे के बेटे के घर चले जाएंगे। लेकिन इस बार तो धर्मपाल जी वहां पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां जाकर उन्हें अपनी बहू की कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन स्थिति इतनी खराब थी कि बड़ी बहू के साथ साथ उनका बेटा भी उनके ऊपर चिल्लाने से नहीं कतराता था। वह भी अपने पिताजी को उल्टा सीधा बोलने में शर्म नहीं करता था। मोनू अपने फोन में बार बार अपने बड़े भाई का नंबर मिला रहा था, लेकिन उधर से फोन को बार बार काटा जा रहा था। तभी उनकी बहू की आवाज कमरे में गूंजने लगी। अरे क्या हुआ, अभी तक फोन नहीं लगा क्या? कितनी देर हो गई है? अरे नहीं नहीं, फोन तो लगाया है, लेकिन उधर से फोन ही नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं क्यों बार बार फोन को काट रहे हैं। मैं 5-6 बार फोन लगाया है, लेकिन कोई फोन उठाए तब ना। मोनू की पत्नी चिढ़ती हुई बोली, जब हमारी रखने की बारी आती है 20 दिन पहले ही फोन करके बोल देते हैं और आप भी उनकी बात मानकर पिताजी को लेने तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन अब देखो उनकी बारी आ गई है तो जैसे उन्हें सदमा सा लग गया है। मैं आपको एक बात कहती हूँ, क्यों ना आप ही पिताजी को बड़े भैया के यहाँ छोड़ आओ। मोनू ने परेशान होते हुए कहा, अनीता तुम्हें तो पता है मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम्हें नहीं पता क्या मैनेजर की जिम्मेदारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब से मैनेजर बना हूँ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। मैं तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। अनीता ने अपनी आंखें तीखी करते हुए कहा, मुझे यह सब नहीं पता है, कुछ भी करो, लेकिन पिताजी को वहाँ भेजने का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका भी आता है। इतना कहकर अनीता अपने काम में जुट गई। मोनू कुर्सी पर बैठा हुआ सोच विचार में डूब गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मोनू अभी अभी नाश्ता करने के लिए ही बैठा था कि तभी फोन की घंटी बजती है। जब उसने फोन उठाया तो बोला, हेलो सर, आपको याद है ना आज हमारा इंटरव्यू का सेशन है, बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं। अरे हाँ, मेरे तो मन से ही निकल गया था, मैं जल्दी जल्दी से आता हूँ। मोनू ने अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर में वह अपने ऑफिस पहुंचकर देखता है कि आवेदन करने वालों की कॉरिडोर में भीड़ लगी हुई है। सभी अपने हाथों में अपनी अपनी फाइल लेकर अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मोनू ने किसी की तरफ भी ना देखकर अपने ऑफिस में चला गया। तभी अचानक से एक आवाज ने उसे रोक लिया। किसी ने उसे बोला, अरे यार मोनू, कितने साल बाद मिले हो, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना है या फिर तुम मुझे भूल गए हो? उस आवाज को सुनकर मोनू चौंक गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का खड़ा हुआ था जो कह रहा था कि अरे मैं राहुल हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। उसकी बातें सुनकर मोनू कुछ पल के लिए रुक गया था। चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन बचपन की दोस्ती शायद उसकी पद की प्रतिष्ठा पर भारी पड़ रही थी। उसके बदले हुए भावों को राहुल समझ गया था, इसलिए उसने औपचारिकता लाते हुए पूछा, आप यहीं पर काम करते हो क्या? यह सुनकर तो मोनू के अंदर एक अजीब सी संतुष्टि जाग गई थी। तो उसने कहा, हाँ मैं यहीं पर काम करता हूँ और इस कंपनी का मैनेजर हूँ। खैर छोड़ो, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इतना कहकर मोनू अपने ऑफिस में चला गया। उसका दोस्त वहीं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था। आज का दिन उसके लिए बहुत ही खास था,
क्योंकि पहली बार वह इंटरव्यू पैनल में शामिल हुआ था। आज जब वह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठा तो अपने आप पर बहुत गर्व कर रहा था, लेकिन यह गर्व जल्दी ही अभिमान में बदल गया जब उसका बचपन का दोस्त राहुल उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए खड़ा हुआ था। जब राहुल अंदर आया तो मोनू के दिमाग में बचपन की यादें ताजी हो गई, क्योंकि दोनों में दोस्ती कम और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा थी। वह दोनों पड़ोसी भी थे, दोनों मेहनत भी बहुत करते थे और बुद्धिमान भी थे, लेकिन हमेशा राहुल ही आगे बढ़ता था। मोनू को याद आया कि कैसे वह हर बार राहुल से आगे निकलने के लिए मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे निराशा ही हाथ लगती थी। मोनू के मन में उसके प्रति हमेशा कड़वाहट रहती थी, क्योंकि स्कूल के टीचर भी हमेशा राहुल की तारीफ करते थे और बच्चे भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे और हमेशा यह बोलते थे कि राहुल एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यही शब्द उसके कानों में हमेशा गूंजा करते थे। लेकिन आज देखो, वही राहुल जो कभी सबसे आगे होता था, आज मोनू के सामने नौकरी मांगने के लिए खड़ा है। मोनू अपने आप में घमंड करता हुआ अपने आप से बातें कर रहा था। बड़ा आदमी, यह देखो मेरे सामने कैसा खड़ा है, यह तो अपने लिए अभी तक एक नौकरी भी नहीं ढूंढ पाया है। यह सोचकर मोनू की छाती चौड़ी हो रही थी। अपनी बचपन की यादों से निकलकर मोनू बाहर आया और राहुल की तरफ देखकर एक कटाक्ष मुस्कान के साथ बैठा रहा। लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई भी हिचकिचाहट या डर नहीं था, वह तो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। धीरे धीरे इंटरव्यू प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। राहुल ने उनके हर एक सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, जिससे इंटरव्यू लेने वाले सभी लोग उससे प्रभावित हो गए थे। इसलिए उन सभी ने राहुल को भी इस पद के लिए चयनित करने का निर्णय कर लिया था। लेकिन जब मोनू से उसके निर्णय के बारे में पूछा गया तो उसने तो बस औपचारिकता निभाते हुए हाँ कर दी। वह करना तो नहीं चाहता था, लेकिन करना पड़ा। राहुल ने अगले दिन से ही ज्वाइन कर लिया था और अपने काम को बहुत मन लगाकर करने लगा था। आज इस बात को लगभग 15 दिन हो गए थे। आज जब मोनू अपने ऑफिस आया तो वह कुछ परेशान सा लग रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। वह बहुत ही परेशान था। उसकी पत्नी ने भी, क्योंकि सुबह पूरे घर को सर पर उठाया हुआ था। उनके घर में फिर से हंगामा हो गया था। उस हंगामे की आवाज़ अभी भी मोनू के कानों में गूंज रही थी। मोनू ने कई बार अपने भाई सोनू को भी फ़ोन किया था, लेकिन वह तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। और वही बात बार बार सुनने को मिली जब उसने फ़ोन उठाया तो, कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। जब मुझे समय मिल जाएगा तो मैं खुद ही पिताजी को लेने आऊँगा। तुम थोड़े दिन के लिए और उन्हें अपने पास रख लो। सभी बातें सोचकर वह परेशान था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मोनू ने जब देखा तो राहुल दरवाजे पर था। राहुल को देखकर उसने कहा, अरे राहुल, आओ ना। राहुल ने अंदर आते ही बोला, सर, क्या आप मुझे 3 दिन की छुट्टी दे सकते हो? उसकी बात को सुनकर मोनू ने कहा, अभी तो तुमने ज्वाइन भी अच्छे से नहीं किया है और तुम्हें अभी से छुट्टी चाहिए, लेकिन क्यों? तुम जानते हो, हम एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं और तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हें तुम्हारे रहते ही छुट्टी मिल जाएगी। राहुल ने कहा, सर, मुझे अपनी माँ को अपनी बड़ी बहन के पास कानपुर लेकर जाना है, क्योंकि मेरी बहन ने किसी ज़रूरी काम से मेरी माँ को बुलाया है। कानपुर का नाम सुनते ही मोनू के दिमाग में एक आइडिया आया, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी परेशानी को लगे हाथ हल कर लेता हूँ। यह सोचकर वह मुस्कुराने लगा। मोनू राहुल को कहने लगा, देखो, तुम्हें छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और तुम्हें यह काम कल ही करना होगा। राहुल ने क्या काम है बिना पूछे ही हाँ कर दी, लेकिन राहुल ने कल को काम करने से मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी माँ को छोड़कर आने के बाद ही इस काम को कर सकता हूँ। नहीं राहुल, मैं तो यह कह रहा था कि अगर तुम कानपुर जा रहे हो तो क्या तुम मेरे पिताजी को भी अपने साथ ले जा सकते हो? मेरे बड़े भैया कानपुर रहते हैं और मेरे पिताजी को वहाँ जाना है और मैं उनको अकेले भेजना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जाने का समय नहीं है। स्टेशन पर से तो भैया उन्हें ले जाएंगे, तुम्हें बस स्टेशन तक उनको
ले जाना है। राहुल कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उनको जरूर लेकर जाऊंगा, इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। वह तो मेरे पिता के ही समान है और मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो। इसी बहाने मैं अंकल जी से भी मिल लूंगा। राहुल का जवाब सुनकर मोनू को बहुत सुकून मिला। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी समस्या समाप्त हो गई हो और उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे इस समस्या का समाधान इतनी आसानी से मिल जाएगा, यह तो उसने कभी नहीं सोचा था। राहुल के ऑफिस से आने पर मोनू आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और बहुत खुश लग रहा था। उसने एक राहत भरी सांस ली। घर आकर उसने यह सभी बातें अपनी पत्नी अनीता को बताई। यह सुनकर अनीता भी बहुत खुश हुई। उसकी तो जैसे कई वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो और कहने लगी, अरे यह तो बड़ी ही अच्छी बात है, समस्या का हल भी निकल गया है, अब तो मुझे थोड़ा सुकून मिल पाएगा। वह बिना देर किए अपने ससुर का सामान पैक करने लगी। इससे पहले उसने इतनी जल्दबाजी शायद किसी काम में भी नहीं की होगी जितनी जल्दबाजी अपने ससुर जी का सामान पैक करने में कर रही थी। मगर किसी को उनकी कोई चिंता नहीं थी। उनकी खुशी और उदासी से किसी को भी कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस एक सामान की तरह इधर से उधर किए जा रहे थे। अगले दिन ही धर्मपाल जी के सामान को उनकी बहू ने कमरे से बाहर रख दिया। उनका बेटा जब सामान को गाड़ी में रखने लगा तो धर्मपाल जी कहने लगे, मेरा सामान गाड़ी में क्यों रख रहे हो? तो मोनू ने कहा, पिताजी आपको कानपुर जाना था ना, इसलिए आपका सामान गाड़ी में रख रहा हूँ। उन्होंने दुखी मन से कहा, बेटा अच्छा होता अगर तू मुझे खुद ही कानपुर छोड़ देता। अपने पिता के उदासी भरी आवाज में मोनू को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से वह चिल्लाकर बोला, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे पास समय नहीं है और अब मैं एक ऐसी पोस्ट पर हूँ जिसे समाज में एक अलग ही स्टेटस है। क्या आप जानते भी हो मेरे नीचे काम करने वाले सभी लोग मुझे कितना सम्मान देते हैं, लेकिन आपको तो मैं फालतू नजर आता हूँ, जैसे मेरे पास तो कोई काम नहीं है सिवाय आपके आओ भगत करने के। अरे चिंटू बेटा कैसी बातें कर रहे हो? देखो पिताजी, मेरा नाम चिंटू नहीं है, मेरा नाम मोनू है। अगर आप सबके सामने मुझे चिंटू कहकर बुलाओगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसके इतना कहने पर धर्मपाल जी उसकी तरफ बिना कुछ बोले ही देखते रह गए। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बेटे के ऐसे बोलने पर धर्मपाल जी के चेहरे पर निराशा की परछाइयाँ छा गई थी। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, दादाजी जल्दी वापस आना, आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। उनके पोता पोती उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार में कोई बनावट नहीं थी। वह तो मासूम बच्चे थे। वह बड़ी ही मासूमियत से अपने दादाजी के गले लग गए और उन्हें जल्दी आने के लिए कहने लगे। अपने पोता पोती को देखकर धर्मपाल जी के चेहरे पर भी वात्सल्य उमड़ पड़ा था। उन्हें गले लगाकर आंखों से आंसू साफ करते हुए बोले, हाँ बेटा मैं बहुत जल्दी ही आऊँगा। बच्चों को ऐसे देखकर भी मोनू को दया नहीं आई। उसकी संवेदनशीलता तो कहीं गायब हो चुकी थी और कहने लगा, अरे पिताजी देर हो रही है, जल्दी चलिए। धर्मपाल जी चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गए। उनके दिल का दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। जब गाड़ी चली तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे और उनके गालों तक आ गए थे। मोनू और धर्मपाल जी जब स्टेशन पर गए तो वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि यह ट्रेन 2 घंटा लेट जाएगी। मोनू गुस्से से बोला, यह ट्रेन कभी समय से जाती भी है या नहीं? राहुल पहले से ही स्टेशन पर पहुंच गया था। राहुल ने धर्मपाल जी को बैठ जाने के लिए कहा। राहुल को देखकर मोनू बोला, तुम तो अपनी माँ के साथ जाने वाले थे, लेकिन तुम तो अकेले हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? राहुल मुस्कुराया और बोला, वह देखो सर, जो पीछे बेंच पर बैठी है और बहुत कमजोर, जो कमर से झुकी हुई है, वही बुजुर्ग महिला मेरी माँ है। अपनी माँ की तरफ इशारा करके राहुल ने कहा। उस महिला को देखकर मोनू चौंक गया था
उसने राहुल की माँ को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, जबकि उनकी उम्र इतनी भी नहीं थी, लेकिन वह बुजुर्ग हो गई थी और बहुत कमज़ोर भी हो गई थी। राहुल, तुम्हारी माँ इतनी बीमार सी क्यों लग रही है? क्या बताऊँ सर, 2 साल पहले मेरे माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसमें मेरे पिताजी तो चल बसे। यह कहते कहते राहुल उदास हो गया था। फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन माँ अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही चली गई थी। मेरे पिताजी के चले जाने के बाद माँ को ऐसा सदमा लगा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और यही नहीं, उनकी याददाश्त भी बहुत कम हो गई थी। डॉक्टर ने उनका ध्यान रखने के लिए कहा है, क्योंकि वह सभी चीज़ों को भूलने लगी थी। क्यों कभी कभी तो माँ मुझे भी नहीं पहचान पाती है। लेकिन सर, क्या आपको पता है, जिस दिन मेरे माता पिता के साथ यह हादसा हुआ था, उससे 4 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी के लिए एक लेटर आया था, जिसकी वजह से हम बहुत खुश थे। मेरे पिताजी के चले जाने के बाद फिर मैं विदेश जाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे बिना माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था और मेरी माँ को मेरी ज़रूरत थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पर रहकर अपनी माँ की सेवा भी करूँगा और कोई अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लूँगा। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अभी तक नौकरी नहीं ढूंढ पाया था। उसकी बात को सुनकर मोनू हैरानी से पूछने लगा, क्या तुमने इतना सुनहरा अवसर यूं ही जाने दिया? क्या तुम्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं होता है? राहुल मुस्कुराकर बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अफसोस कैसा? अगर मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है तो मेरे लिए इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। नौकरी का क्या है, वह तो कभी भी मिल सकती है, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। लेकिन अगर मैंने उस समय अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया होता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता और ज़िंदगी भर शायद पछताता रहता। लेकिन अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सही डिसीजन लिया था। यह सुनकर मोनू हैरानी से बोला, लेकिन इस हालत में माताजी को संभालने में तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती होगी। नहीं नहीं, लेकिन तुम तो दोनों भाई हो, दोनों मिलकर संभाल लेते होंगे। नहीं, मेरे बड़े भाई तो दिल्ली रहते हैं, मैं खुद ही अपनी माँ को संभालता हूँ। अच्छा, तो फिर वह एक एक साल या फिर 6-6 महीने के लिए तुम दोनों के पास रहती होंगी। नहीं नहीं सर जी, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है और ना ही कभी ऐसा सोच सकते हैं। यह तो हमारी माँ का अपना घर है। माँ हमेशा से यहीं रहती थी, कहीं और जाने का उनका मन नहीं होता और ना ही कहीं भी उनका मन लगेगा। और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी माँ इधर उधर भटके, जहाँ भी रहे बस आराम से रहे। मैं अपनी माँ को यह एहसास भी नहीं होने देना चाहता पिताजी के चले जाने के बाद वह अकेली हो गई है, बल्कि मेरी पत्नी भी माँ का बहुत ख्याल रखती है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली है जो मेरी माँ को अपनी माँ से बढ़कर प्यार करती है, उन्हें समझती है। उनकी बात को सुनकर मोनू कहने लगा, लेकिन राहुल, हमें कभी कभी अपने घर को देखकर भी फैसला लेना पड़ता है। भावुकता में लिए गए फैसले गलत भी हो सकते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते इंसान परेशान भी हो जाता है। और अगर 2 भाई हैं तो यह भी तो विचार मन में आता है कि हम अकेले ही क्यों माता पिता की जिम्मेदारी को उठाएं, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। मोनू की बातों पर राहुल मुस्कुराने लगा और बोला, लेकिन सर, मेरा तो यह मानना है कि अगर कोई भी काम बोझ समझकर किया जाए तो वह मुश्किल लगता है। माता पिता तो कभी भी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते हैं, तो फिर हम अपने माता पिता को बोझ कैसे समझें? और जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करेंगे, हमारे बच्चे भी फिर ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ करेंगे। हमारे कर्म ही हमारे पास लौट कर आते हैं। अगर एक इंसान इतनी सी बात को समझ जाए तो उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। उसकी बातों से मोनू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया हो। वह चुप खड़ा रह गया। उसका अभिमान पल भर में चकनाचूर हो चुका था। राहुल ने पहले धर्मपाल जी को गाड़ी में बैठाया, उसके बाद फिर अपनी माँ को। ट्रेन चल पड़ी थी। धर्मपाल जी खिड़की से बाहर झांक रहे थे और बोले, बेटा, अपना और बच्चों का ध्यान रखना।
धर्मपाल जी की आवाज़ में आज मोनू को एक दर्द महसूस हुआ जो उसने पहले महसूस नहीं किया था। ट्रेन के जाते ही मोनू सोच विचार में पड़ गया और अपने ऑफिस के लिए चल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका सुकून कहीं गायब हो गया था। मोनू ने मन में सोचा कि आज भी हम दोनों दोस्तों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है, वह है इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें आज भी राहुल आगे है और मैं पीछे। लेकिन दूसरी तरफ सोच रहा था कि मैं कुछ गलत किया है क्या, और दूसरी तरफ उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। क्या आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने यह सब अपनी मेहनत के बल पर ही हासिल किया है? क्या मेरे माता पिता का इसमें कोई भी सहयोग नहीं था? उन्होंने हर कदम पर मुझे सही राह पर चलने की सीख दी है और हमेशा आगे बढ़ते रहने को कहा है, और हमेशा कहते थे, चिंटू बेटा, बड़े होकर तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारे सपने साकार हो जाएंगे। यह कहकर मुझे हमेशा हौसला दिया है। जब भी मैं कमज़ोर पड़ता था, मेरे पिता मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और मेरे साथ खड़े रहते थे। लेकिन आज वही हाथ बुढ़ापे के कारण कमज़ोर हो गए हैं। उन्हें सहारा लेने के लिए शायद मेरे कंधे की ज़रूरत है, लेकिन मैं तो उनके साथ ही छोड़ दिया है। दिल और दिमाग के बीच मोनू फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। फिर उसे याद आया कि जब उसकी माँ बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी हुई थी, वह अपनी माँ के पास आया तो एक आवाज़ सुनने के बाद उसके कदम वहीं पर रुक गए थे। धर्मपाल जी अपनी पत्नी के पास बैठे हुए थे। उनकी पत्नी उन्हें समझा रही थी, तुम परेशान मत होना, सभी को एक ना एक दिन भगवान के पास जाना है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। धर्मपाल जी जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए उनका स्वर गूंज रहा था, क्या करूं, तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? यह कहकर उनका स्वर उदासी में बदल गया था। अब आप चिंता मत करो, उनकी पत्नी बोली, हमारा बड़ा बेटा चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारा छोटा बेटा आपको संभाल लेगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वह आपका बहुत ख्याल रखेगा। यह एक माँ का विश्वास है जो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक 3 दिन बाद ही मोनू की माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसके बाद तो धर्मपाल जी टूट गए थे, लेकिन हमने उनकी पीड़ा को अनदेखा कर दिया। जिस दिन माँ की 13वीं थी, उस दिन अनीता ने कह दिया था कि हम अकेले पिताजी का बोझ नहीं उठाएंगे, यह दोनों की जिम्मेदारी होगी। मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी। उसके बाद बड़े भाई पिताजी को अपने साथ लेकर चले गए थे, जबकि मुझे पहले से पता था कि बड़े भाई तो पिताजी को अपने साथ रखना भी नहीं चाहते हैं। फिर भी मैं चुपचाप यह सब देखता रहा। जब यह बात पिताजी को पता चली होगी तो उनका दिल कितनी बार टूटा होगा। उनके सभी दोस्त और रिश्तेदार भी यहीं पर रहते हैं, जिनके सहारे वह समय बिता रहे थे। लेकिन मैंने यह क्या कर दिया है? मन ही मन सोचकर मोनू की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माँ, तुमने क्या कहा था, मुझे अपने छोटे बेटे पर पूरा विश्वास है, लेकिन आज तो मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया है। देखो आज तुम्हारा बेटा क्या कर बैठा है। पिताजी को तो मैंने असहनीय दुख दे ही दिया है, साथ ही साथ अपनी माँ को भी दुख दिया है और उनके भरोसे को तोड़ दिया है। यह सब देखकर माँ की आत्मा को कितना दुख हुआ होगा। माँ मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। मोनू ने अपने आंसुओं को साफ किया और कानपुर जाने वाली फ्लाइट बुक कराई और बिना समय गवाए अपने ऑफिस से निकल गया। जब ट्रेन कानपुर जाकर रुकी तो सामने मोनू खड़ा था। मोनू को देखकर धर्मपाल जी हैरान थे। मोनू ने राहुल को गले से लगा लिया और उदासी भरे हुए स्वर में बोला, मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू की तरफ देखकर राहुल मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। मोनू ने अपने पिताजी का बैग उठाया और बोला, चलिए पिताजी, हमें अभी के अभी घर के लिए निकलना है। लेकिन बेटा, मुझे तो मोनू सोनू लेने के लिए आने वाला है। नहीं पिताजी, अब हम वापस जा रहे हैं। मैं आपको भी यहाँ नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप हमेशा मेरे ही साथ रहेंगे। उसकी बातों को सुनकर धर्मपाल जी हैरानी से मोनू को देखने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।
थोड़ी देर के बाद वह दोनों जब अपने घर पहुँचे तो अनीता ने दरवाज़ा खोला और अपने ससुर को फिर से अपने सामने देखकर बेकाबू होते हुए बोली, यह क्या है? आपने तो इन्हें बड़े भैया के पास भेज दिया था, यह फिर से यहाँ कैसे लौट आए हैं? उसकी बातों का जवाब दिए बिना मोनू अपने पिताजी को अंदर लेकर चला गया, लेकिन उसकी पत्नी इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। वह फिर से बोली, कुछ बताओगे या नहीं? यह सब क्या हो रहा है? मैंने तो अभी अभी चादर धुलवाई है, तुम फिर से इन्हें यहाँ लेकर आ गए हो गंदगी फैलाने के लिए। अनीता की ऐसी बातों को सुनकर मोनू का सब्र टूट गया था। उसने गुस्से भरी नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ देखा। आज उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। बस अनीता, बहुत हो गया है। अब एक और शब्द भी तुमने मेरे पिताजी के लिए बोला तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। मोनू की ऐसी बातों को सुनकर अनीता खड़ी की खड़ी रह गई थी। अनीता फिर गुस्से से बोली, क्या तुम मुझे घर छोड़ने को बोल रहे हो? मोनू ने कहा कि हाँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पिताजी के बिना नहीं रह सकता हूँ। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आखिर तुम ही बताओ कैसे छोड़ दूँ मैं उन अपने बूढ़े पिता को, जिन्होंने मेरे लिए रात दिन इतनी तपस्या की है, जिसकी वजह से मुझे समाज में आज इतनी इज्जत मिल रही है। मैं अपनी माँ के विश्वास को कैसे तोड़ दूँ, जो मरते मरते भी मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रही थी। अगर तुम्हें मेरे पिताजी का यहाँ रहना पसंद नहीं है तो तुम अभी यह घर छोड़ सकती हो, लेकिन मेरे पिताजी यहीं रहेंगे। मैं उनके लिए कोई नौकर रख लूँगा जो मेरी अनुपस्थिति में इनका ध्यान रखेगा। अब मेरे पिताजी कहीं भी नहीं जाएंगे। आप बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोनू रसोई में चला गया। अपने बेटे का इतना प्यार देखकर धर्मपाल जी ने अपने कांपते हुए हाथों को उसके सर पर रखा और बोला, जुग जुग जियो मेरे बच्चे, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए और तुम्हारी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दे। फिर सामने लगी अपनी पत्नी की फोटो को देखकर बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा विश्वास जीत गया है। इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू टप टप टपक रहे थे, जिसे वह अपने कंधे पर रखी चादर से साफ कर रहे थे। इस तरह मोनू ने अपने पिताजी को वापस लाकर एक बहुत अच्छा काम किया था। मोनू को अपने कर्तव्य और गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि माता पिता की सेवा करने में ही सच्चा सुख है। अगर हमारे माता पिता हमारे लिए इतना त्याग कर सकते हैं तो फिर हम बुढ़ापे में उनका सहारा क्यों नहीं बन सकते हैं। बुढ़ापे में वह सहारा ही तो मांगते हैं और कुछ नहीं, जिसे उन्हें बहुत खुशी मिलती है और बदले में हमें इतनी दुआ देते हैं कि पूछो ही मत। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।